ये तो बोला था आप सीट लिख के लाएंगे, कि कोई नहीं लिख के लाया। लोकसभा राज्यसभा की सीटें किसी ने लिखी? हाँ, मैप से ही लिखी थी। मैप से जैसे कल बताया था ऐसे लिखी थी मैप से। कर्नाटका में कितनी सीटें हैं इसकी विधानसभा की? कर्नाटका में विधानसभा की सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश 175, छत्तीसगढ़ कितनी? 90। और उत्तराखंड और किस यूनियन टेरिटरी में इक्वल सीटें हैं? दिल्ली में कितनी है? सबसे कम सीटें किस यूनियन टेरिटरी में है? सबसे कम सीटें पुडुचेरी में कितने बेटे? और लद्दाख में कितनी है? लद्दाख नहीं है। अंडमान निकोबार में क्या भी नहीं है? क्या तो होनी चाहिए अंडमान निकोबार में। और दिल्ली में? और एक जम्मू कश्मीर में कितनी थी? 5वीं शेड्यूल क्या था फिर? तीन दिन हो गया, मतलब तीसरा दिन है, आज भी सही शेड्यूल होगा। हमेशा शेड्यूल कास्ट ही पता नहीं है, इसमें तो है नहीं कहेगी। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में छठी में 4 राज्य थे, उनके ट्राइबल एरिया मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया। 7 में क्या था? डिवीजन ऑफ पावर। 8 में भाषाएं, कितनी भाषा? 22, जिसमें 14 पहले थी और बाद में कितनी जुड़ी? 8। सबसे लास्ट में कौन जुड़ी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सिंधी है इसमें? भोजपुरी, राजस्थानी नहीं है, उड़िया है, बंगाली, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी सभी है, सारी भाषाएं। इंग्लिश नहीं। और 9 में क्या था बेटे? जमींदारी प्रथा क्या कर दिया था? खत्म कर दिया गया। 10वीं में एग्रीकल्चर लॉ, 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका। इसे कैसे डिवाइड किया गया था? पॉपुलेशन। पहला बेटे नगर पंचायत, वो कितनी पॉपुलेशन? तो आप लोग टैब की वजह से आए यार, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के टैब मिल रहा है, उसमें क्लास भी काउंट होगी, याद रखना, क्लास काउंट होगी उसमें जो रेगुलर है। चलो अब नेक्स्ट कहते हैं बेटे भारतीय संविधान के सोर्स। सबसे पहले क्या लिखा था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिखा गया था हमारे संविधान में? बताओ सबसे पहला संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कब बुलाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिस्प्यूट हो जाए,
वो ऑर्डिनेंस होता है, ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये संयुक्त अधिवेशन है। वो ऑर्डिनेंस था 1081। और कितनी बार बुलाया गया अब तक ज्वाइंट मीटिंग? 3 बार बुलाया गया। पहली बार किसके लिए बुलाया गया था? पहला डावरी केस, दूसरा कोटा, तीसरा बैंकिंग क्राइसिस, सेकंड बैंकिंग क्राइसिस, हाँ थर्ड था किसके लिए? कोटा के लिए, कोटा एक्ट जो है। भाई पहले अपने सारे काम करा दें। नहीं ये करा लो पहले, और किसी का भी हो उसके बाद जिसके रहेगा बस रह रहे सभी, और कोई कर लो आप। चलो ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया था बेटे? संवर्ती सूची। ये क्या होती है? संवर्ती सूची एक लिस्ट है, क्या बेटे? लिस्ट। और इस लिस्ट में किसके बारे में? इसके बारे में पूरे संविधान की एक लिस्ट है। और संवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट? 52। पहले कितने थे? 47। तो एजुकेशन पहले किसमें था? शिक्षा। शिक्षा पहले था किसे बेटे? स्टेट लिस्ट में। और बाद में कहां पर शिफ्ट हो गया? और क्या था ऑस्ट्रेलिया से? क्या था बेटे? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा। और भी कुछ था? व्यापार और वाणिज्य का समाधान। और बेटे कुछ नहीं। नेक्स्ट कहां थे? जापान। जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। और जापान किस ओशियन में? जिस तरीके से जापान पैसिफिक ओशियन में, उसी तरीके से मेडागास्कर किस ओशियन में? इंडियन ओशियन। मेडागास्कर किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका, एशिया? अफ्रीका। जापान हो गया था। और कोई थोड़ी बात? बस हाँ, रशिया से क्या लिए गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज जो ली गई। फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? वेरी गुड, ठीक है। सरदार सिंह कमेटी की सिफारिश पे तो ऐड किया गया था। वर्मन कमेटी था ना, वर्मा कमेटी की सिफारिश पे क्या था? लागू किया गया। ये तो लिखाया नहीं लिखाया बेटा? नहीं लिखा ना, तो मैंने लिखाया। आराम करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी तो याद रहते। वर्मन कमेटी जोड़ा गया था, ऐड किया गया था सरदार सिंह कमेटी की सिफारिश पे। और कंटिन्यूइंग एक्टिव जो थे वो वर्मन कमेटी की सिफारिश पे। ये तो बताया था तभी। हाँ लिखवाया है, तो लिख रखा है। फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। अब नेक्स्ट आते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया था बेटे? जर्मनी। जर्मनी नहीं मिला मैथ में? देखो फ्रांस के ऊपर जर्मनी है, और पोलैंड के बराबर में क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया था बेटे? द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ड्यूरेशन ऑफ क्या बेटे, नेशनल इमरजेंसी। और कितने प्रकार की इमरजेंसी लगती है? तीन। कौन कौन सी? एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी भी है। स्टेट इमरजेंसी शब्द का यूज किया गया है? नहीं किया गया। और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इनमें से कौन सी इमरजेंसी? जर्मनी से नेशनल और प्रेसिडेंट रूल। और कौन सी? बस नेशनल इमरजेंसी दो है ना? नहीं, सस्पेंशन तो एक नहीं बताया था ना, मतलब प्रेसिडेंट रूल में कहाँ था? प्रेसिडेंट रूल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेशनल इमरजेंसी के समय ही मौलिक अधिकारों का क्या होता है? निलंबन होता है। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड हो जाते हैं? सारे हो जाते हैं, 21-22 को छोड़कर, 20-21 को छोड़कर सारे का हमें सस्पेंड है। और सबसे पहले संविधान की रीत टूट जाती है। संविधान की रीत कौन सा आर्टिकल बताया था? बैकबोन 19 बताओ इधर 19 में क्या था? आगे वाले लोग बताइए चारों। एक सेकंड आप बोलो क्या है आर्टिकल 19? स्वतंत्रता का अधिकार। और बस हाँ 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? 6। एक बोलने की, एक संघ बनाने की, एक सम्मेलन करने की, एक घूमने की, एक व्यापार करने की, एक कहीं पर बसने की। यही तो थी, यही तो है, नहीं है? यही तो है। 20 में क्या था? 20 जल्दी बताओ। ये संविधान के सोच, पूरा संविधान इसमें रिवाइज होगा। जल्दी बताओ। 20 पीछे बताओ बेटा। आर्टिकल 20, किसी व्यक्ति ने जो भी क्राइम करा है उसकी उसे सजा दी जाएगी। सजा दी जाएगी और उसे सजा किस आधार पर दी जाएगी? जब उसने क्राइम किया। क्राइम के समय जो लोग हैं, हाँ नए लोग में कुछ और आगे बात है, ठीक है। और 21 में 21 में तो बहुत सारी बात है। विदेश जाने का अधिकार, एक स्वच्छ एनवायरमेंट में रहने का अधिकार, किसी की हत्या न करने का अधिकार भी है, ना अपनी हत्या ना दूसरे की। अपनी तो आत्महत्या होती है ना, दूसरे की हत्या होती है। कोई किसी की नहीं कर सकता, दुनिया मार रही है। बेटा मारनी नहीं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, सुसाइड भी करते हैं। अभी एक एमपीएस की लड़की थी, अभी 12th क्लास की, छत से जो कूदी थी अभी, ठीक है। अभी अखबार में आया था, अखबार तो पढ़ते नहीं होना तुम बिल्कुल भी। सुभारती की जो धक्का वो भी थी, एक यहीं की अभी मरी हो 12th क्लास की। वो उसने सुसाइड कर लिया। किसका? मारना या मरना दोनों ही क्राइम है। हाँ नाबालिग है, नाबालिग है तो क्या होगा? अभी उसे जेल में रखा है, तो बालिग हो नहीं तो छोड़ा जाएगा। ऐसा फिर बैग बना करोगे, सेना बना लूंगा पूरी अपनी, सारे 10 साल के लोग हैं। चलो तो मौलिक अधिकारों का
निलंबन कहां से लिया गया है? जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्लियर? जर्मनी किस चीज के लिए फेमस? हिटलर के लिए। हिटलर की पॉलिसी थी, क्या थी पॉलिसी? क्या हिटलर और बलबन में कुछ सिमिलरिटी है? बलबन की पॉलिसी को उसने अडॉप्ट किया था, ब्रेडेन आयरन पॉलिसी। और ब्रेडेन आयरन पॉलिसी स्टार्ट करने वाला कौन था? बलबन। ब्रेडेन आयरन का मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तलवार के सामने कोई भी आएगा उसे क्या कर दिया जाएगा? मार। तो ये भी उसी पॉलिसी को क्या करता था? हिटलर ने सुसाइड कर लिया था ना बाद में। जर्मनी के बाद बेटे आयरलैंड। सोसाइटी बड़ी है बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ समस्या बहुत बड़ी रहती है। बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ ज्यादा समस्या रहती है एक आम आदमी से। वो चीजों को बहुत ज्यादा डीपली लेता है। ज्यादातर बुद्धिमान लोग जो हैं आइसोलेटेड से रहते हैं, पागल से नहीं। चलो बेटे आयरलैंड। आयरलैंड कैपिटल क्या है? आइसलैंड की है वो। आयरलैंड कैपिटल क्या है? डब्लिन। आयरलैंड में सबसे पहले क्या लिया गया था बेटे? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक तो आर्टिकल 17 सबसे ज्यादा पूछा गया। आर्टिकल 17 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 17 अनटचेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल है। और अगर संविधान के सोर्स में सबसे ज्यादा ये पूछा गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसे कहते हैं? पढ़ा रखा है, बताओ। डीपीएसपी किसे कहते हैं? जो राज्य की ड्यूटी है। राज्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल। राज्य मतलब सारी सरकार। कितने डीपीएसपी हैं हमारे? 36 से 51। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध किसमें था? 47। शराब पर प्रतिबंध 47। ये था आर्टिकल 45 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे की शिक्षा के बारे में। 40 में 40 ग्राम पंचायत। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। 48 बेटा कुछ भी नहीं बता रहे तुम, याद नहीं कर रखे? कृषि और पशुपालन के बारे में। और 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। और 51 में और हम डीपीएसपी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना? हाई कोर्ट जा सकते हैं? हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक रेवेन्यू कोर्ट भी होता है। कौन सा होता है? रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट में कौन करेगा सुनवाई? रेवेन्यू कोर्ट में कौन मजिस्ट्रेट? डीएम। गुड। अगर डीएम ना हो तो एडीओ, एडीएम ना हो तो एसडीएम, एसडीएम ना हो तो तहसीलदार, तहसीलदार ना हो तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार ना हो तो नायब तहसीलदार। शुरू में तहसीलदार नहीं होता कोई, नायब तहसीलदार ही अपॉइंट होते पीसी से। ठीक है भाई? 100 मत क्लास में क्या होगा बेटा? बेटे आराम कर लो, पीछे बैठ जाओ। समझ बेटा? चलो क्या लिखा आपने? आइलैंड से डीपीएसपी। दूसरा लिखो बेटे
इलेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ आयरलैंड से इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में? ये 62, 54, 53 में तो नहीं है, 52 में प्रेसिडेंट से 50 में प्रेसिडेंट आजादी कब है? 54 में। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। कौन सा हाउस पार्टिसिपेट नहीं करता राष्ट्रपति के चुनाव में? विधान परिषद। और राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है जिसे इम्पीचमेंट कहा गया है, सबसे पहले किस आर्टिकल के अंतर्गत है वो? 61। तो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन सा सदन लेके आता है? कोई भी ला सकता है। कितने सदस्यों की सहायता से? तुम कौन सा बही खाता पलट रहे हो? जब से ही बिजी हो तो पता नहीं क्या चल रहा है। लिख तो ही जब से आप बिल्कुल चित्रकूट की तरह पन्ने पलट रहे थे, पता नहीं किसकी मृत्यु है अभी यार लगता नहीं लिख रहे थे आप, वो देख रहे थे कभी मैथ कभी कागज कभी इधर से उधर। क्या हो गया? सब ठीक ठाक तो है? बताओ तो प्रश्न का उत्तर दो। कितने सदस्य प्रस्ताव लाते हैं? 1/4, 25% मेंबर लेकर आते हैं प्रस्ताव। अब एक प्रश्न और था इसमें कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा था तो राष्ट्रपति किस सदन में भाग ले सकता है? एक में या दोनों में? जो सदन प्रस्ताव लाया उसमें भी ले सकता है। उसका तो दरवाजा क्या होगा? बंद हो गया, सिर्फ दूसरे भाग ले सकता है। अब प्रश्न ये है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया तो इस महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे? नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करेंगे। सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव लाते हैं क्या उसमें विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं? नहीं लेते। इलेक्शन में भाग लेते हैं लेकिन हटाने में भाग नहीं लेते। भारत का पहला राष्ट्रपति जिसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया गया कोई भी नहीं है अभी तक, है तो सही। अब लेगा, अब अपराधी की तरह बना दिया ना उसे, तो उसे अपना पक्ष पेश करने का अधिकार है। नहीं, उसमें कंडीशन डिबेट है। महाभियोग कब लगाया जाएगा? महाभियोग तब लगाया जाएगा, पहली कंडीशन उस पर कोई विदेशी प्रभाव, कोई फॉरेन इफेक्ट, वो पाकिस्तान को प्याज की सप्लाई चल रही है, चीनी की सप्लाई चल रही है, बोला आ जाओ कोई दिक्कत नहीं अलग से, तो वो गलत है। या वो मंत्रिमंडल की बात ना माने तब उस कंडीशन में बेटे। हाँ, ये संविधान के उल्लंघन को उन्होंने स्पष्ट नहीं करा कि संविधान का उल्लंघन क्या है। ये दो चीजें दी, योग्य ना हो। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है आर्टिकल 71 में, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अयोग्य एक अलग चीज है, अयोग्य होने के आधार पर महाभियोग नहीं लगाया गया। अयोग्य होने के आधार पर तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर दिया, वो वैसा वही कर दिया निरस्त। कौन लगाएगा प्रेसिडेंट? अगर हमारे राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाएगा तो उसे उस सदन में भाग लेने का अधिकार है। ये जल्दी प्रोसेस पूरा करा देंगे उसमें, फिर राष्ट्रपति नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है? हाँ, आर्टिकल 52 में इसका मतलब है राष्ट्रपति का ऑफिस कभी भी खाली नहीं रह सकता।
तो राष्ट्रपति ना है तो उसी को बना देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को क्या बना देंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रक्रिया पूरी करा देंगे तभी, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया, क्योंकि राष्ट्रपति वो फूफा जी हैं जिनके शादी में नाराज होने से कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब कोई भी नुकसान नहीं, नाराज होने। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक और पॉइंट बता देना, राष्ट्रपति का चुनाव जो था उसमें किस किस पद्धति से होता है, वो शायद 3 पॉइंट थे। एक तो सीक्रेट वोटिंग, गुप्त मतदान, सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनका चुनाव इसी सिस्टम पर होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहला सीक्रेट वोटिंग, दूसरा बेटा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होता है। ये क्या होता है, ये मैंने बताया था, जो चॉइस थी, प्रायोरिटी थी ना, कि पहली प्रायोरिटी किसको, ए को दी, बी को दी या सी को दी, और फिर उसमें क्या है, जब उसे चुना जाता है, अब देखते हैं किसकी ज्यादा है प्रायोरिटी। तीसरा क्या था, वो अनुपात, क्या निकालते हैं उसका, रेशो निकालते। रेशो मतलब वही किसको सबसे ज्यादा बार प्रायोरिटी दी गई। अभी एक दिन क्लास चलेगी एनडीए में, अभी मैं बता दूंगा, वहां बता, क्योंकि इसमें टाइम है, कम से कम 20-22 मिनट लगता है। चलो नेक्स्ट है राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, ये भी आयरलैंड से लिए थे, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। कितने सदस्य नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, 12, और ये 12 किस एरिया से होंगे, ये वो है आर्ट, साइंस, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, आर्ट के अंदर ही आता है स्पोर्ट्स। आर्ट का मतलब क्या, उसमें नाचना, गाना, पेंटिंग, खेल, टीचिंग, ये सब किसमें आता है, उसी में आता है। लिटरेचर, जो हमारे हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी, लीला सेठ, और लीला सेठ का बेटा कौन है, बहुत अच्छा साहित्य का, विक्रम सेठ, वो लीला सेठ का बेटा, जो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बनी थी, फर्स्ट वुमेन जज इन हाई कोर्ट बनी थी, बताया था ना, तो ठीक है। और ये बताओ विधान परिषद में नॉमिनेटेड मेंबर कितने होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताओ। ये कंफर्म नहीं है, पीछे नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, मतलब आपके मन में कुछ तो जो आ रहा हो। सर ये जब तक बिल्कुल छोड़ना हो तब तक ना बोले, नहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो चलेगा, ठीक है, जहाँ क्विज चल रहा है कोई, वहाँ नहीं, उसके इर्द गिर्द तो चलेगा। अब वो ना एक हिंदी में कहावत है कि भेजा कुम्हारों में मोचा लोहारों में। अब बात चल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और मैं ला रहा हूँ लोकसभा, तो उसमें फिर वो बैल बुद्धि कहते हैं। बताओ, उसमें ये था लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5/6 मेंबर तो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, प्लस 1/6 को नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नर करता है। 5/6 में से 4 कंडीशन बताई थी, 1/12 एक टीचर और स्टूडेंट, और 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली, और 1/3 लोकल बॉडीज। एमएलसी के चुनाव बताए थे, एमएलसी के चुनावों में वो स्टूडेंट जो क्या हो गए हो, ग्रेजुएट, वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा वो टीचर जो कम से कम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्लस 1/3 वो है बेटे मेंबर जिनको कौन चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य, और 1/3 को कौन चुनता है, लोकल बॉडीज। ये 5/6 हो गए।
इनका एलसीएम निकालो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये 10/12 आ जाएगा 5/6 और प्लस 1/6 क्या हो गए गवर्नर नॉमिनेट करेगा। और किस आर्टिकल में आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल 171। और क्या खास बात है इसके बारे में? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, ये कभी भी भंग नहीं होती। और क्या होती है? हाँ इसको समाप्त कर सकते हैं, यही एक ऐसा सदन है जिसको क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ यही, ना लोकसभा है ना विधानसभा ना राज्यसभा, यही आर्टिकल 169 में कहा गया है। क्लियर? ये कहां से थे बेटे? सभी आइलैंड से। क्लियर? आइलैंड के बाद देखो बेटे फ्रांस, फ्रांस। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? बड़ा फेमस है ये। फ्रांस की क्रांति को इंडिया से जोड़ा गया, बंधुत्व के आदर्श। वेरी गुड। और कौन था वो जिसने दिया था ये नारा? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को किस युद्ध में हारना पड़ा था? वोटरलू का युद्ध था। और नेपोलियन बोनापार्ट को उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किस द्वीप पर हुई थी? आइलैंड जो था सेंट हेलेना द्वीप। अगर फ्रांस की क्रांति ना होती तो भारत आजाद ना होता। ये वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो लिखो बेटे, सबसे पहले फ्रांस। समानता, स्वतंत्रता। समानता मतलब इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे पहले क्या लिया गया था बेटे फ्रांस से? रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र। क्या होता है गणतंत्र? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट तो गवर्नर होता है। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, हाँ, जिस देश के राष्ट्र अध्यक्ष का होता हो चुनाव होता है। लेकिन ब्रिटेन इस हिसाब से रिपब्लिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है। कैसे? बिल्कुल, वहां पर कैसा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय सरकार व्यवस्था कहां से ली गई है? वो ली गई है कहां से? पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेन पावर किसके हाथ में? किसके? प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कहां पर है? अमेरिका। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ रिपब्लिक भी है और क्या है? डेमोक्रेटिक। जो हमारे यहाँ काम राष्ट्रपति का है वो वहां किसका है? ब्रिटेन की महारानी। यूरोपियन कंपनी पढ़ी है तुमने? यूरोपियन कंपनी पढ़ी है? रीसू पढ़ा बेटा? तो किस ब्रिटेन की महारानी थी या महाराज था जिसका विवाह पुर्तगाल से हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी थी वो? कैथरीन थी या हेलेना थी? पक्का? हाँ, 1661 में ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उसका विवाह किससे हुआ था? कैथरीन से हुआ था। और दहेज में क्या मिला उसे? मुंबई दिया गया था। और उसी दहेज को उसने वापस कर दिया 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के एनुअल रेंट पर। क्या आप मुझे किराया दे दो?
मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं। तभी तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गए? सबसे बाद में कौन गए? और पुर्तगाली किसका व्यापार करने के लिए आए थे? मसालों। और डचों ने मसाले की जगह क्या कर दिया था? कपड़े। तो फ्रांस में क्या था बेटे? लिखिए इसको। नेक्स्ट बेटे दूसरा लिखो जो मैंने अभी बताया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा सेम यही है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। क्या रिपब्लिक सिस्टम हमारी प्रियम्बल में भी है? हमारी प्रस्तावना में है। हमारी प्रस्ताव लिखा तो गया है लोकतांत्रिक गणराज्य। फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद लिखो बेटे ब्रिटेन। चलो आप एक प्रश्न बताओ। द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमारे संविधान में, ये हमारे भारत की देन है या हमने कहीं से लिया है? पहला तो प्रश्न है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, हम वोट डालते हैं, तो लोकसभा के सदस्य के चुनाव को क्या हमारे संविधान में कहीं से लिया गया है या ये भारत की देन है? लिया गया है। अगर लिया गया है तो फिर कहां से? ब्रिटेन। चलो मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन ब्रिटेन तो ऑप्शन में नहीं है। अब ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं। पहला ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन कनाडा, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा यूएसए, तीसरा यूएसए और चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैंने जोड़ा है जानबूझ के। हाँ, कनाडा से तो ऐसी कोई चीज दी नहीं गई है। चलो इसे अभी पॉकेट वीटो रखो अपने पास से, अभी आ जाएगा पॉकेट वीटो। नहीं अभी आएगा। थोड़ा सा उससे चीजें याद रहती हैं, बीच बीच में प्रश्न करने से ना एक चीजें क्या रहती है, वरना वो दिमाग स्ट्राइक कर रहा है तो याद रहने में क्या थोड़ा मदद मिलेगी। और ये एग्जाम टाइम पे याद आ जाएगा, ये भी सत्य की बात है। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना और वो प्रश्न ऐसा आता है तो एकदम से तुरंत यहीं से फ्रीक्वेंसी बोला, ये हमने पढ़ा था। क्योंकि एग्जाम में 40 से 50% प्रश्न हम सिर्फ किस पर, अपनी मेमोरी बेस पर सही करते हैं। बोला हाँ ये याद आ गया, ऑप्शन देके, ऑप्शन देके याद आ गया ना एकदम कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला। ठीक है चलो, तो कहां पहुंचे? ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन कौन कौन से देश आते हैं ब्रिटेन में? या ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन किस किस से मिलकर बना है? और सही तो बता रहे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में अभी कुछ लोग थे अभी 2-3 साल पहले, बोला हम इंग्लैंड किसके साथ नहीं रहेंगे, वो ऑटोनोमस चाहते थे स्वयं। जैसा अभी एक करंट अफेयर्स में एक फोर्ब्स की सूची आती है, फोर्ब्स एक मैगजीन है जो अमेरिका, इसमें 100 क्या है पावरफुल वुमेन्स के बारे में आता है। तो उसमें यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष है वो फर्स्ट रैंक है उसकी, यूरोपीय यूनियन की जो। सेकेंड रैंक इसके सेंट्रल बैंक की जो हेड है। और कितनी महिलाएं भारत से? 6 फोर्ब्स की सूची। जैसे अब की बार पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है?
ये दी है टाइम मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन। पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, कौन है? और इस पिछली बार किसको दिया गया था? बड़ा फेमस आदमी है, आजकल बड़ा हाईलाइट है। नरेंद्र मोदी। फेमस मानते हो नरेंद्र मोदी को? है? नहीं 2000, ये तो 22 का मिला है, 2021 की बात। फेमस है? कैसे कैसे फेमस है? मतलब किस आधार पर फेमस है? नहीं कुछ चीज मतलब एक तो होगी जैसे आज हर आदमी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब क्या है? जैसे अच्छे लीडर हैं, कैसे? ध्यान से। अभी तक मतलब ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। कभी इंदिरा गांधी को सुना है? इंदिरा गांधी की स्पीच सुनी है? 8 भाषाओं का ज्ञान था और किसी भाषा बोलवा दो। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, कभी उनकी स्पीच थोड़ी सुनी? इंदिरा गांधी ने सुनी। नहीं नरेंद्र मोदी मतलब क्यों फेमस है? कुछ तो बताओ। चलो लीडरशिप बढ़िया होगी, डिप्लोमेटिक, कूटनीति मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, ये सबसे मेन पॉइंट है। मेरा अच्छा लीडर होना अलग बात है, मेरे रिलेशंस होना वो बोलते हैं। हाँ वो भी एक बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया था लेकिन रिलेशन अच्छे नहीं थे। मनमोहन सिंह कोई अच्छा नहीं बोलते थे, नहीं बहुत अच्छा बोलते थे, कभी बस बोलते बहुत कम थे। सोनिया गांधी बोले भी देती, ये ऐसा मैं नहीं कहता, ये आवाम की आवाज है। रीजन सही लेते हैं। कौन? मोदी जी। मोदी फैन आ गए तुम भी क्लास में? ज्यादातर बच्चे मोदी फैन है, लगता तो नहीं वैसे, तुम्हारे भीतर तो कुछ और ही भरा पड़ा है। तुम भी डिप्लोमेट बात करती है और जब मैं प्रश्न पूछता बोले याद नहीं रहते। हाँ जो काम की बात है वो याद नहीं रहती। आर्गुमेंट अभी याद करना स्टार्ट किया नहीं है कि ये वाला काम नहीं किया, अभी सिर्फ पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाया वो पढ़ लिया, जाकर तो रटना नहीं है, ये नहीं हो पा रहा टाइम। तो ये कब होगा? ये छोड़ दिया, ये तो गलत है ना। चाहे नहीं चाहे कम करो लेकिन करो जरूर, ये गलत स्ट्रेटजी है बेटा। सर ज्योग्राफी चल रही है। नहीं वो ज्योग्राफी अलग बात, ज्योग्राफी चल रही है उसे साइड भाई हम 6 घंटे जगह से 1 घंटा दे सकते हैं, तो 1 घंटा तो कम से कम है। जो रेगुलर में चल रहा है बड़ा बेनिफिट है उसका। अब याद करने में आसानी है, अब कम से कम 10% तो याद है ही, 10% तो मान लो। और जब पूरा 100% ही भूल गए तो तब ज्यादा जोर पड़ेगा, तब ज्यादा दिक्कत आएगी। अब ज्यादा अच्छा है, साथ चीजें करने में ज्यादा देर। देखो बेटा मैनेज तो सच में कभी हो ही नहीं पाता, जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना बस उसे भी नहीं पता कि कैसे मैनेज होगा, बस हो गया। सच बता रहा हूँ, ये तो बस हम कौन लकीर के फकीर हैं, बस चल रहे हैं काम चलते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और आप तो बिल्कुल हम छोड़े बैठे हो तब दिक्कत है, चाहे टाइम लगे। जैसे हफ्ते में ऐसा भी है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग भी है। मान लिया मुझे रोज टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने हफ्ते में 1 दिन ले लिया और उस 1 दिन में मैंने पूरे 8 घंटे या 10 घंटे उसी सब्जेक्ट के लिए। संडे का दिन, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, बोला टाइम नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या करा कि हमने संडे का दिन फिक्स कर दिया, सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक
सिर्फ न्यूज पेपर ही पढ़ना है, बीच में जो अपने काम थे वो कर लें। तो उस दिन उसने उसको पूरा का पूरा क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसी के आधार पर उसका दिमाग काम कर लिया। हफ्ते में 1 दिन, अगर नहीं मिला हफ्ते में 1 तो मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, हम सब चीजों को रेस्ट दे देंगे, बोला ज्योग्राफी भी इधर रखें आज, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, 1 दिन मिल जाए, ठीक है। ज्योग्राफी की और इसमें बहुत डिफरेंस है। ज्योग्राफी मैथमेटिकल अप्रोच पर होता है, बड़े आराम से इजीली समझ आ जाएगा, इसमें याद करना ही पड़ेगा, आर्टिकल को रटना ही पड़ेगा, और आर्टिकल कैसे समझेंगे, तो रटना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ समय देना जरूरी, 40% तो रटना ही पड़ेगा पूरे कोर्स को, 60% है जो एनालिसिस करना होगा। फिर रेशो एग्जाम में यहाँ 20 और वहाँ 35, 55% तक आप पास आराम से IAS बन गए प्रॉपर। 55%, कोई ऐसा धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो सबसे ज्यादा मार्क्स ला सके, मतलब 65% अभी तक कोई नहीं। सिर्फ जीएस में एक था, साउथ इंडियन था, जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे उसके 2006-2007 में, नाम ध्यान नहीं, आज तक उससे ज्यादा किसी के मार्क्स नहीं जीएस में, मैं नाम बोल रहा हूँ उसको, साउथ इंडियन, बहुत सारे मार्क्स थे बेटे। सीमा पाली थी, नटराजन था वो, मतलब दिमाग ही बहुत ज्यादा था उसमें, तो कम ही रहते हैं ऐसे लोग। 2006-7 की बात है, 5-6 की, अब की बात नहीं। 400 नंबर का जीएस का पेपर होता शायद 370 से ज्यादा ही थे शायद। वो ये कहता था कि पेपर में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे नहीं आता, कि क्या छोड़ के आता मैं, ये था। साउथ इंडियन वैक्सीन जितने भी रहते थे ना हॉस्टल में, सब बहुत ज्यादा मिले। चलो, तो ब्रिटेन से सबसे पहले क्या लिया गया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया बेटे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कौन सी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सारी पावर किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ। दूसरा बेटे रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, और जापान में, दोनों में अंतर बताओ। जापान से लिया गया था ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों में क्या अंतर है, और विधि का शासन। जैसे आर्टिकल 14 है कि कानून सभी के लिए समान है, और कानून सभी को कहता है समान संरक्षण भी देता है। तो सेकंड वाला क्या था, संरक्षण का मतलब सजा, संरक्षण का मतलब है पनिशमेंट, पनिशमेंट, सभी को क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, इक्वल सजा सभी के लिए। बस कुछ अपवाद हैं, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ विधानसभा है, तो इन्हें सजा नहीं मिलेगी। पहले हटाया जाएगा इन्हें पद से, पहले तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाला जाएगा, तब जाके सजा का प्रावधान है। इस कमरे के अंदर सजा का प्रावधान नहीं है। हाँ वही तो मतलब, वही भाई, हमें इस कमरे के अंदर से कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, पहले हमें कमरे से बाहर, मैं तो नहीं आ रहा। नोटिस कि आपको बाहर जाना है कमरे से, ठीक है भाई। नेट के फॉर्म किस किस ने भरे हैं क्लास में, मैंने बताया था ना क्लास में नेट का फॉर्म आ गया, लास्ट डेट थी 17 तारीख होगी, हमने नहीं भरा, भरना था।
ऐसे इस रवैये पर मत रहो, या तो हाँ या ना, पर बस। मेरी हाथ पर भले दिया गया, मतलब ये भी दूसरे कहने चलता है। किसने दिया भर में? घर वालों ने। नहीं, बस थोड़ी सी ये शब्द तो तुमने बताए हैं। बस चलिए। क्या लिखा बेटे? रूल्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखो बेटे, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ये कैसी नागरिकता है? एकल मतलब एक ही नागरिक रहेगा। एकल तो मुझे बाहर के लिए मिल सकती, तो यहाँ की छोड़नी पड़ेगी, यहाँ की छोड़नी पड़ेगी मुझे। अपने आप को, लेकिन उसे सिंगल सिटीजनशिप जो कहते हैं। अच्छा, वो सिंगल सिटीजन नहीं है। वेरी गुड। वो एकल नागरिकता में नहीं आती कि मैं किसी देश की नागरिकता लूं या ना लूं। इसका मतलब है हमारे भारत में चाहे किसी भी राज्य में रहें, आपकी एक ही नागरिकता होगी। 2019 में जम्मू कश्मीर था जहां के लोग क्या थे, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, और कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? 5 प्रकार से, और छोड़ 3 प्रकार से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। ये क्या होते हैं? संसदीय विशेष अधिकार क्या होते हैं? मतलब सत्र से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक ये उसमें नहीं। सत्र से मतलब कैसे? सत्र है जैसे सत्र से 40 दिन बताया था आपने, 40 दिन पहले 40 दिन बाद जेल नहीं होगी, कुछ ऐसा बताया। वेरी गुड। आपके लिए और आएंगे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा बेटे नहीं, वो सबसे बाद में और ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे 60 दिन तक अगर कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा बगैर किसी इंफॉर्मेशन के एब्सेंट रहता है तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? 60 दिन तक उसे क्या देना चाहिए? इंफॉर्मेशन। ये तो प्रश्न पूछा था। चलो नेक्स्ट देखो बेटे, कैबिनेट सिस्टम। बताओ कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 352। वेरी गुड। कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन सी होती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? किसका पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर? मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। और यूनियन कैबिनेट किस आर्टिकल में आती है? यूनियन कैबिनेट 74। और स्टेट 163। भाई आप बोलोगा तो आप डिस्टर्ब करोगे, प्लीज आप डिस्टर्ब ना, मुझे डिस्टर्ब नहीं। आप कहते लिखो, मैं मना नहीं कर रहा, आपको दिक्कत है, मैंने थोड़ी ना, लेकिन बोलो उससे क्लास का अनुशासन भंग होगा, सच में। ठीक है, क्या लिखा बेटा आपने? कैबिनेट सिस्टम।
अब हमारे यहाँ पर एक जीत का क्रम है, मतलब जैसे इलेक्शन हुई, फॉर एग्जाम्पल ग्राम प्रधान के चुनाव, तो उस ग्राम प्रधान के चुनाव में जिसको ज्यादा वोट मिले वही जीत गया, वही जीता ना। चाहे एक को 10 मिले, एक को कितने मिले 11। क्या उसमें ऐसा थोड़ी कि मान लिया एक गांव की वोट 1200 है, उस 1200 में पोलिंग कितना हुआ 800, तो 800 का 60% जो लेकर आया वो जीत गया, ऐसा थोड़ी ना। जिसको ज्यादा वोट मिले वही जीत गया, यही तो था, ऐसा ही तो है, बिल्कुल। तो लिखो बेटे, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, डिसीजन ऑफ विनिंग द इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट, डिसीजन ऑफ विनिंग इन द इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट, यानी कि जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगी वही जीतेगा, वही जीतेगा ना। कोमल विधायिका में अध्यक्ष पद, मतलब इसको सही भाषा में स्पीकर, स्पीकर पोस्ट इन दी लेजिस्लेचर। कौन होता है स्पीकर? कौन होगा स्पीकर? क्या ये स्पीकर सभी सदन में होता है? जितने भी हाउस हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी में होगा स्पीकर? नहीं होगा। चलो लोकसभा स्पीकर कैसे बनता है बताओ, जल्दी बताओ भाई। लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट। लोकसभा स्पीकर के चुनाव की घोषणा कौन करता है? हाँ बिल्कुल, कौन करेगा बेटे? प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट ये कहेगा जब नए लोकसभा के मेंबर आएंगे, भाई मैं आपको 25 डेज या 25 तारीख तक आप अपना अध्यक्ष चुनते हैं। एक होता है इसमें प्रोटोम स्पीकर, एक और होगा जो शपथ दिलाता है। प्रोटोम स्पीकर शपथ दिलाता है ना, और प्रोटोम स्पीकर लोकसभा स्पीकर ही बन सकता है सब प्रोविजन। कोई बना? क्यों नहीं बना? बने थे जो हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे, पहले क्या थे वो? प्रोटोम स्पीकर थे। प्रोटोम स्पीकर के 2 काम बताए थे मैंने। पहला, एक तो सबको शपथ दिलाना, दूसरा बिल्कुल जब तक लोकसभा स्पीकर नहीं आ जाता तब तक प्रोटोम स्पीकर भी रहता। और जो स्पीकर ये रूलिंग पार्टी का होगा या अपोजिशन पार्टी का होगा या किसी का भी हो सकता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर किसका बनेगा? रूलिंग पार्टी का। अब कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला है, सुमित्रा महाजन है। अब ओम बिरला है। फिर ये कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है, हाँ कौन है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। संसदीय किसको कौन अपॉइंट करता है? संसदीय सचिव को अपॉइंट कौन करता है? जितनी भी कमेटियां हैं, जितनी भी कमेटियां, उन सबका जो भी अध्यक्ष है, कोई भी सचिव, उन सबको अपॉइंट लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, किसका? लोकसभा स्पीकर। अरे आईएएस अधिकारी है तो सारी मीटिंग्स क्या बोलना है क्या नहीं बोलना सब यही तो बना के देते हैं, यही तो बना के देगा। ब्यूरोक्रेट्स के बगैर पॉलिटिशियन जीरो है। बस पूरी अरेंजमेंट भी रहता है, सचिव का भी रहता है, कहाँ जाना है किससे बात करनी क्या करना सब कुछ यही होता है।
नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ब्रिलियंट भी हैं। आजम खान है, बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब अगर उसके स्पीच सुनो ना बड़े गजब के रहते हैं, बढ़िया वाले एकदम से। और उसमें भी कैसा है, एक हास्य अंदाज में, मतलब दूसरे क्या लेना उसमें भी, दूसरे क्या लेना उसमें, मजाक, सारी बात कह देना और बुरा लगे, मतलब वो अंदाज रहता हंसते हुए अंदाज में किसी को बुराई करना। अरे आप तो महानीच आदमी हो, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता वो। हाँ ये जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं और है ना जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, तो उन दोनों में से किसकी रैंक ज़्यादा है? किसकी रैंक ज्यादा है? इंटर कॉलेज का जो मास्टर हो पीसीएस अधिकारी है, सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो, हाँ पीसीएस, ये भी तो सर आयोग से होकर आता है। ये आयोग से वो पीसीएस रैंक में आता है, पीसीएस रैंक में उसकी ज्यादा है, प्रोफेसर की नहीं है। पीसीएस रैंक, अगर आप पीसीएस एग्जाम पास करते हैं तो उसमें एलाइड पोस्ट है एक, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है। नहीं सर जो प्रोफेसर, हाँ जो प्रोफेसर, वो प्रोफेसर बना सीनियरिटी के आधार पर, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, फिर उसमें भी कंडीशन है, प्रोफेसर को फिर रीडर बनेगा वो जब उसने पीएचडी कर रखी है। अगर वो पीएचडी नहीं है, पीएचडी चल रही है, नेट या जेआरएफ था, तो सिर्फ वो यूजी क्लास पढ़ेगा और उसके अंडर में कोई पीएचडी नहीं कर सकता। जब वो पीएचडी कंप्लीट होगी, कुछ समय होगा, तब वो रीडर बना, रीडर बनने के बाद पीजी क्लास पढ़ाएगा, अब उसके अंडर में कोई भी पीएचडी कर सकता है। तो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, वो गजेटेड ऑफिसर कहलाता है। तभी तो, या तो तुम्हारे टाइम तो बताऊंगा, पहले फोटो टेस्ट होते थे या डॉक्यूमेंट, तो वो प्रधानाचार्य की मोड़ लगती थी, अब तो मोदी जी ने खत्म कर दिया। ठीक है, चलो क्लियर, क्लियर हो गया अभी? तो यूरोप क्लियर हो गया हमारा, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया। तो मैक्सिमम कंट्री कहां से थे? यूरोप से, क्योंकि हमारे ऊपर कौन सी कंपनियां थी? यूरोपियन कंपनियां थी। कोई बताएगा इनका क्रम क्या था? कोई भी क्लास में? पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। पहला, दूसरा, तीसरे, अंग्रेज, चौथे डेनिश। डेनिश मतलब डी से डेनमार्क, बी से नीदरलैंड और एस से क्या था? स्वीडन। इनकी कंबाइंड फिर थे फ्रांसीसी, हालांकि बीच में डेनिश नहीं है। यूरोप क्लियर, एशिया क्लियर। अब आता बेटे अफ्रीका में। अफ्रीका क्या कहते हैं? अफ्रीका को मानव जाति का उद्भव किससे हुआ था? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से। और क्या कहते हैं इसे? डार्क कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में, चारों हेमिस्फीयर में है। कैसे कैसे बताओ? नॉर्थ और साउथ दोनों में। जीएमटी, जीएमटी को क्या कहते हैं बेटे? लॉन्गिट्यूड लाइन, जो किसको अलग करता है? ईस्ट को वेस्ट, और इक्वेटर नॉर्थ को साउथ कर दिया ना बिल्कुल। तो जरा बताना, 23.5 डिग्री और जीएमटी एक दूसरे को किस कंट्री में काटती है? अल्जीरिया। वेरी गुड। और 0 डिग्री इक्वेटर और जीएमटी? गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। अरे सही तो है वही, देखो गिनी की खाड़ी में काट के देखो। और नीचे जीएमटी और 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो अटलांटिक ओशियन में नीचे बिल्कुल। अल्जीरिया, गिनी की खाड़ी और कहां पर?
एटलांटिक ओशियन, यही तो था, नहीं मिला बेटा, इन्हें नहीं मिला, नहीं मिला, अब मुझे दिखा जल्दी दिखा मुझे मैप का, लाओ मैप दिखा, मैं बताता हूँ, मिल गया, नहीं मिला तुझे, अरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं, दूसरा वाला कंफ्यूज हो, ठीक है, चलो बेटे क्लियर है। अब अफ्रीका में लिखोगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का प्रावधान, ठीक है, होता संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या संविधान संशोधन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद करता संविधान संशोधन तो सुप्रीम कोर्ट ही तो कर सकता है, रिव्यू क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। किस आर्टिकल में आता है? संविधान संशोधन की अनुच्छेद में 368 और पार्ट 20, इधर से पढ़ के नहीं आते तुम, चलो। और इसमें था लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा मत लिखो, इसमें लिखो बेटे राज्यसभा लिखो, सॉरी लोकसभा, उस प्रश्न में भी लोकसभा की जगह राज्यसभा, जो मैंने क्वेश्चन बोला था ना उसमें लोकसभा नहीं है, राज्यसभा के, ये ऐसा था ना। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245, 233 और ये 12, ये तो क्या हो गया बेटे, नॉमिनेटेड, ये कहां से लेके थे अभी, आयरलैंड से लेके थे, ये तो कहां से थे, आयरलैंड, और ये क्या थे बेटे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, कौन चुनेगा इन्हें, विधानसभा, हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य, किसको, राज्यसभा के, जैसे वहां था ना, वो किसमें था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में, 5/6 इनडायरेक्ट इलेक्टेड एंड 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। जैसे लोकसभा में क्या थे पहले, 2 एमएलए, इन्हें कौन नॉमिनेट करता था, प्रेसिडेंट, ये क्या करती है, विधानसभा में 1, इसे कौन करता था, गवर्नर। ये आर्टिकल 331 और ये आर्टिकल 333। हाँ, ये 104वें संविधान संशोधन। साउथ अफ्रीका क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और इधर यूरोप कंट्री। अब आते बेटे कहां पर, कनाडा। कनाडा देखो बेटे, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां, तो किसको है, वो केंद्र को है। सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जा सकते, नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू करेगा।
ये बेटे विशेष पावर होती है केंद्र को, जैसे राज्य भी है, स्टेट भी है और क्या यूनियन भी है, लेकिन लास्ट में किसकी ज्यादा वैल्यू है? यूनियन। ठीक है, आपको अपने अधिकार हैं लेकिन घर वालों के अधिकार क्या है? ज्यादा। ठीक है ना, उस तरीके से तो केंद्र की चलेगी, सारी पावर किसमें? केंद्र में। कोमा बेटे, संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, संघीय शासन प्रणाली। कोमा, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। कल हमारा नया टॉपिक शुरू होगा इसमें, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। फिर प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, फिर पार्ट फर्स्ट, फिर लोकल गवर्नमेंट। कौन सा से? नहीं, हाँ उसमें है, बिल्कुल किसी का ही पार्ट है। एक तो बात बिल्कुल डिवीजन कर दी तो मैं ये पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन और सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बांटा गया, इसमें विभाजित कर दिया, एक ही बात है, एक ही पहले होना चाहिए। और कॉमन राज्यपाल का पद, ऑफिस ऑफ गवर्नर, किस आर्टिकल में आता है राज्यपाल? 153। और राज्यपाल का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155। गवर्नर किस हाउस का मेंबर होगा? किसी भी हाउस का नहीं होगा गवर्नर मेंबर। अरे होना चाहिए किसी का, तो नहीं होगा। ये हो गए बेटे कहां से? कनाडा। अब बचा अमेरिका, यूएस। जितना भी कनाडा से एक चीज होती बेटे, यूनियन के बारे में बोले तो संघ, और जीएसटी यहीं से। जीएसटी कनाडा, यूनियन, यूनियन नहीं है, भारत राज्यों का इसमें जीएसटी, वो तो मैंने बता दिया आगे से। सबसे पहले बेटे अमेरिका से फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। प्रस्तावना के शब्द कौन से बेटे? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, ये तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, अमेरिका से कैसे? वहां लिखा हुआ हम भारत के लोग, वहां लिखा हुआ हम अमेरिका के लोग, ऐसे ही तो है। तो भारतीय संविधान में सर्वोपरि कौन है? हम भारत के लोग। संसद ज्यादा सर्वोपरि है या पार्लियामेंट? सॉरी, संसद या संविधान? संविधान। और संविधान में सर्वोपरि कौन है? हम भारत के लोग। जब हम ही नहीं है तो कौन चुनेगा किसको? कोई चुनेगा? ना विधानसभा के मेंबर चुनेंगे, ना लोकसभा के चुनेंगे, ना राष्ट्रपति आया, ना उपराष्ट्रपति आया। बिल्कुल, फिर तो क्या चलेगा? जिसकी लाठी उसी की भैंस, कोई लोग नहीं। कानून व्यवस्था क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बेटे, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ठीक है। क्या था बेटे? उपराष्ट्रपति का पद। किस आर्टिकल में आता उपराष्ट्रपति का पद? उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में?
63 और 64 में क्या है? बताओ, या 64 में उपराष्ट्रपति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? शंकर दयाल शर्मा, जगदीप। नेक्स्ट देखो बेटे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार है हमारे? अब 11, 6 और 11 क्या थे? मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका? मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी को फांसी दे दो, मोदी जी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। सच है? सच है? अब नहीं है, पहले था। अभी तो मोदी जी को मान लीडर बता रहे थे। मोदी जी ने रोजगार कहाँ दिए? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी से कुछ फायदा हुआ? 3 एग्रीकल्चर बिल आए, उनसे कुछ फायदा हुआ? नौकरी जीएसटी से किसको? जीएसटी तुम्हें तो पता, आधी जनता को तो पता नहीं जीएसटी है क्या। अकबर का टाइम याद करो, बोला उस कर को जनता से नहीं लिया जाएगा जिस कर के बारे में जनता जानती नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादा जनता तो जान लेती है। इनकम टैक्स तो सबको पता है। जब वो आया था जब भी नहीं पता था सर इनकम टैक्स, जब धीरे-धीरे वो नहीं, एटलीस्ट मुझे तो पता है जो मैं दे रहा हूँ, और जीएसटी से तो दे रहा हूँ, उसे नहीं पता। आप एक एग्जाम्पल बता दो। अभी बाजार में छूट चल रही है, सेल चल रही है। अब एक दुकानदार एक स्वेटर देता है, स्वेटर के बाद वो कहता है सर इस पे 40% लेस है, जीएसटी अलग से। बताना जीएसटी अलग से कैसे ले लेगा वो कहता है सर आप स्वेटर मत लो, लेकिन आपको जीएसटी देनी। नहीं, वो कहता आप मुझसे बहस मत करो, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कंपनी के नॉर्म्स, जीएसटी अलग से ले रहा हूं। अब जीएसटी अलग क्यों ले रहा हूं जब एमआरपी में जुड़ तो रखा पहले से, पहले कट गया हो तो क्या? छोले भटूरे वाला, दिल्ली छोले भटूरे आप जाओगे, वो कहता है कि जीएसटी अलग है, वो मार्केट प्राइस अलग बताएगा, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट अलग बताएगा, बोला प्रॉफिट ये है और इसमें वर्कर का इतना है। हाँ, तो वो फिर क्या तुम उसे पैसा दोगे? तो तेरे गाल पर चाटा मारूंगा। बोला तू लागत तेरी 20 की 30 रुपए ले रहे, 10 रुपए फालतू, अब तुम सारे पैसे हमसे लेगा। तो वो क्या करता है, सारे पैसे क्या कर दिए उसने, जोड़ दिए। जो सब्जी बेचने वाला नहीं है वो उसने अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी, किराया भी, सब कुछ जोड़ के बोला टमाटर इतने रुपए किलो। क्या बताता वो इंडायरेक्ट टैक्स में पे कर गया? बोला मुझे नहीं पता कुछ भी। तो बात तो वो है ना। तो जीएसटी कहाँ दी? और नोटबंदी से बताओ कितना फायदा हुआ? नोटबंदी से मेरा दोस्त बैंक में था, उसने नई होंडा सिटी खरीदी। नोटबंदी से उसने होंडा सिटी खरीदी। अब वो छोड़ो इस बात से, चलो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और क्या था? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बेटे
न्यायिक पुनर्विलोकन, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाना, रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाना। ठीक है, यहां प्रस्तावना का प्रारूप था, ड्राफ्ट ऑफ प्रीएम्बल। मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट दे दिया, अब आप एप्लीकेशन लिख के लाए। वो जो एप्लीकेशन लिख के लाए उसकी लैंग्वेज सही नहीं थी, ऊपर नीचे सारा मैटर क्या कर रखा था आपने, ऊपर नीचे कर रखा उसमें। मैंने पूछा मौर्य साम्राज्य की विशेषता बताओ, तो अरे मौर्य साम्राज्य की विशेषता, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज रूल, पहली बार पिलर का इस्तेमाल किया गया आर्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, बहुत बढ़िया था, कैबिनेट थी पूरी, उस कैबिनेट में पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन था सबके पास अलग अलग, था नहीं था? तो ऐसा उससे पहले काम होता था, मौर्य से पहले था नहीं था? फिर उसमें अशोक के संबंध, अशोक के रिलेशन, उनके बारे में जानकारी किससे मिलती है, अशोक के अभिलेखों से। किस अभिलेख में किसके बारे में था, अशोक की धर्म की नीति, ये विशेषता। तो उसमें प्रशासन अलग कर लिया, आर्ट एंड कल्चर अलग कर लिया। अब तुम पहले क्या बता रहे हो, सबसे पहले अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ये मौर्य साम्राज्य की विशेषता का पहला कारण है। तो जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, हंसेगा इस पे, या फिर नम बोला भाई, या पहला पॉइंट देखिए मौर्य साम्राज्य की विशेषता की सबसे पहली विशेषता क्या थी कि पहली बार सेंट्रलाइज रूल देखने को मिलता है, जो अभी तक वैदिक पीरियड से अभी तक नहीं था, 16 महाजनपद के बाद तो है नहीं। तो मेन चीज वो थी, एग्जाम बोला हाँ ये, तो वहां से तो प्रारूप था, यहां से तो प्रारूप था अमेरिका से, और वहां से क्या थी उसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, ठीक है, क्लियर? ये हमारे पूरे मैप से लिखे सभी ने, नहीं किन किन लोगों ने मैप से लिखे ईमानदारी से, बस इतने ही पास हो गए, बताओ। ठीक है, कल